क्या सर जी, आपको याद होगा हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट करा था इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल करा था जी। इन्वेस्टमेंट दो टाइप की होती थी बेटे, बताओगे कौन कौन सी? करंट इन्वेस्टमेंट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन कैसे होती थी? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज। और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की ऑलवेज ऑन कॉस्ट एक्सेप्ट in case of permanent decline। ठीक है जी। अच्छा, करंट इन्वेस्टमेंट होती क्या थी? which is held for up to 1 year from the date of, कौन सी डेट से? हाँ, फ्रॉम द डेट ऑफ। इस चीज पे एक बात बोलना चाहता हूं। मान लो ये 1/4/19 है और ये 31 मार्च 20 है और मैंने एक इन्वेस्टमेंट परचेज करी है इस डेट को 10 जून 2019 को। मेरी इंटेंशन है इसको मैं होल्ड करूं 1 ईयर। ये मेरी इंटेंशन है, ठीक है। जब हम खरीदते हैं ना तो हमारी इंटेंशन के बेसिस पर अकाउंटिंग होती है। मेरी इंटेंशन है कि मैं इसको कितना टाइम होल्ड करूं बेटा? 1 ईयर 2 मंथ्स। ठीक है जी। आप मुझे बताइए इसका मतलब में मेरी कौन सी इन्वेस्टमेंट है? जब बेटा साल एंड होगा तो मेरा ये पॉइंट है कि ये तो मतलब टेक्निकली मैं कब तक बेच दूंगा, अगर तुम समझो 10 जून में 2 महीने और जोड़ोगे, क्या कह सकता हूं? 10 अगस्त 20। तो मैं इस दिन सोच रहा हूं यार अब तो मैं इसको बेचने वाला हूं, तो क्या मेरी करंट इन्वेस्टमेंट बन जाएगी? नहीं, ऐसा मत सोच लेना कि दिस इज अबाउट टू बी दैट आई वुड अबाउट टू सेल इट इन नेक्स्ट 2-3 मंथ्स तो मेरी करंट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मेरी इंटेंशन यहां पर डिसाइड हो चुकी थी, ठीक है, कि मैं इसको होल्ड कर रहा हूं। तो बेसिकली अगर मोर देन 1 ईयर कर रहा हूं तो मेरी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ, सिर्फ इस पॉइंट पर आके ये मत सोचना कि सर इसको क्योंकि मैं बेचने वाला हूँ तो ये मेरी करंट इन्वेस्टमेंट बन जाती है। ऐसा नहीं होता, समझ रहे हो? तो ये वाला पॉइंट क्लियर है सबको? थ्योरेटिकल बात थी। चलिए सर, इसके बाद हम लोगों ने करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये सारी बातें समझ ली थी और मुद्दे की बात पर हम यहाँ तक भी आ गए थे कि हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट को 2 टाइप पर और बाइफरकेट करा था। एक करा था डिबेंचर्स, फिक्स्ड इनकम। और डिबेंचर के अंदर अगर मैं परचेज करता था, याद करो, एक्स इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट, ब्रोकरेज, स्टैम्प ड्यूटी। अगर मैं उसको बेचता था तो प्रॉफिट या लॉस आता था। जब मैं उसको बेचता था तो मैं उस बंदे से इंटरेस्ट लेता था जितने पीरियड मैंने लास्ट इंटरेस्ट से लेके डेट ऑफ सेल तक लिया है। और जब भी मैं परचेज करता था तो जिस भी इंसान से परचेज कर रहा हूँ उसको मैं इंटरेस्ट पे करता था। ड्यू डेट्स पे whosoever is the holder of debenture उसको इंटरेस्ट मिल जाता था। लास्ट में कैरेट डाउन का भी एक लॉजिक दिया था कि अगर लास्ट डेट और इंटरेस्ट की डेट सेम नहीं होती तो कैरेट डाउन में भी इंटरेस्ट का कुछ अमाउंट आता था। याद है? कनेक्टेड है ना यहाँ तक हम बातें? मैंने अब आप सपोज करो ये आपका पूरा साल है, ये डेट का इंटरेस्ट है और ये डेट का इंटरेस्ट है। तो इस डेट का इंटरेस्ट और इस डेट का इंटरेस्ट तो आप बैंक टू पीएनएल डालोगे, पर यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी तो आपकी इनकम ही है ना। तो ये आप जब इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाते थे तो कैरेट डाउन में इन्वेस्टमेंट के कॉलम में आ जाता था, है ना। तो सर आज मैंने जो बताया ना उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। आज हम लोगों ने करना है, कोई मेरे को जल्दबाजी नहीं है। आज की क्लास लगती है, एक और क्लास भी लगती है तो लगे, लेकिन हाँ ये होगा मैं ऑलमोस्ट सारी बातें तो बोल चुका हूँ, ठीक है।
यार ये चैप्टर ना, नहीं तो ना तुम ना छोड़ दोगे उसको, वो नहीं कर सकता मैं। इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। संडे कोई होगा नहीं ना इधर। मंडे 15 दिन डिले करा दिया तुमने। पढ़ा था कल, एक चैप्टर कर लिया, सीरियस हो गया हूँ जिंदगी में। चलो गुड, अच्छी बात है। सर मंडे या फिर कल टेस्ट इसको इंक्लूड करके, या तो इसको एक्सक्लूड करके सैटरडे कर दो। चलो मंडे दे दो। अगर तुमने मंडे, अगर कोई भी बच्चे ने नहीं दिया ना बेटे, तो पकड़ लूंगा उसको यहाँ पर, मैं मुर्गा बनवा दूंगा। ठीक है, मंडे टेस्ट देना है तुमने। मैंने पूरा एडजस्ट कर लिया तुम्हारे साथ, जो बोला मान गया हूँ मैं। सर जो मुर्गा नहीं बन पाएगा उसको हाथी बनवाना। ठीक है, आइए सर। आज हम लोग देख रहे हैं बेटा इक्विटी शेयर्स, यानी कि इक्विटी शेयर के अंदर क्या हो रहा है, एक इंसान है वो इन्वेस्टर है, और वो क्या करेगा बेटा, ही विल परचेज इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपनी। किससे परचेज करेगा? जरूरी है कि वो कंपनी से ही परचेज करे, ऐसे थोड़ा ना। स्टॉक मार्केट से भी कर सकता है, आईपीओ में भी कर सकता है, जो मर्जी भाई, अकाउंटिंग तो आनी चाहिए ना हमें। तो बेसिकली अब ये कह सकते हो एक इन्वेस्टर है, तो एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूं मैं, इन्वेस्टर बी से उसने परचेज करा फ्रॉम मिस्टर। सर इसके अंदर क्या क्या होगा, देखो मैं तुम्हें ना पहले पॉइंट बताता हूं। एक, तुमको आना चाहिए डिविडेंड का ट्रीटमेंट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है भाई, मजा आएगा तुम लोगों का। सर डिटेल्ड गई है बात। डिविडेंड के अंदर 2 टाइप के डिविडेंड आएंगे बेटा, प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन। ये सबसे आखिरी में ही बोलना है मैंने, ठीक है। दूसरी बात, आप जब परचेज करते हो शेयर्स, परचेज ऑफ शेयर्स, अमाउंट छोड़ो। सपोज करो मैं आज तुम्हारे कहने से मैं अभी रिलायंस के शेयर खरीद लूं, ठीक है, तो आप मुझे बताइए, मैंने शेयर खरीद लिए, मैं इन्वेस्टर बन गया, एंट्री क्या डालूं? अभी 50,000 तुमने बोला, सर आप ऐसा करो, एक शेयर रिलायंस का कितने का चल रहा है? 2800 का हो गया, वेरी नाइस। 2600। मैंने कितने का खरीदा था? मैंने खरीदा हुआ है, आई थिंक 2000 का खरीदा हुआ शायद। यार ये स्क्रीन इधर ना ऐसे भी नहीं हो रही, कैसे करूँ इसको? कितने रुपए दिख रहा है अब? हाँ, ये टैब खोलूंगा तो वो जूम ज्यादा हो रही है। ठीक है, तो कितने का शेयर है? 2608 रुपए का शेयर है। आप मुझे बता दो, मैंने डिसाइड करा, मैं ना इसी केस से ही अच्छा बना दूंगा, और अच्छे एग्जाम्पल के लिए ऐसा कर लेते हैं, मार्केट प्राइस आज कितने का है? 2500। ठीक है जी, आप मुझे बता दो इसकी पार वैल्यू है 100 रुपए। ठीक है साहब, आप मुझे बता दो मैं कितने शेयर परचेज करूं? मैंने तुम्हें बता दिया मेरी जेब में 50,000 रुपए, 20 शेयर। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स मैंने कितने परचेज कर लिए? 20 शेयर्स। कितने रुपए के बेटा? एंट्री बता दो बस, एंट्री क्या डालूं? अच्छा, ये कंपनी ने इशू करे हैं क्या मुझे? ना भाई, कंपनी ने कोई इशू नहीं करा। स्टॉक, आई एम डीलिंग इन शेयर्स। अच्छा सर, ये मेरी इन्वेस्टमेंट है या मैं ट्रेडर हूँ शेयर्स का? सर जी इन्वेस्टमेंट है सर जी। हालांकि मेरा जिंदगी में बिजनेस ये भी हो सकता है परचेज एंड सेल, लेकिन वो चीज़ नहीं है। ठीक है, तो स्टॉक भी बन सकता है।
समझ रहे हो सकता है कि मैं एक कंपनी ऐसी बना लूं कि जिसके अंदर मैं खरीदता बेचता हूं, तो मेरे को स्टॉक भी हो सकता है, लेकिन वो सारी गहराइयों में ऐसे नहीं जाना। इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम, मेरा बिजनेस चल रहा है कुछ, और मैं पैसा आता है तो मैं 8-10 लाख रुपए के शेयर खरीद लेता हूँ। मेरे को आप बता दीजिए मैं एंट्री क्या डालूँ। हाँ, एंट्री होएगी जी आपकी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। कितने शेयर बेटा? 20। कितने रुपए के? या पार वैल्यू से मल्टीप्लाई करूं? सर ऐसे थोड़ा ना होता है सर, पार वैल्यू से थोड़ा ना मल्टीप्लाई होता है सर। आपने जिससे भी खरीदा उसको कुछ डिविडेंड मिल रहा होगा, ये सब कुछ नहीं होता। डिविडेंड कोई टाइम बेसिस पे नहीं चलता कि मेरे को लास्ट डिविडेंड मिला था, अब 8 महीने हो गए, 8 महीने का डिविडेंड। अरे भाई जब डिक्लेयर होता है तभी पता लगता है। तो ये इंटरेस्ट की तरह नहीं है यहाँ पे कि आप बोलो इतने पीरियड का डिविडेंड, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल सी एंट्री है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, व्हेन यू परचेज इन्वेस्टमेंट टू बैंक। और आप मुझे बता दो अगर मैंने परचेज करा है तो आज के टाइम पे ना स्टॉक मार्केट में टैक्स भी लगता है। एक नाम पता है क्या? किस नाम से टैक्स लगता है? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, STT। ठीक है, ये हम बात करेंगे, टैक्स में भी बात करेंगे। मान लो STT 1% लग रहा है ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू। देखो ब्रोकरेज होती है, ये ब्रोकर के थ्रू खरीद रहा हूँ ना, तो वो कहता है तुम 50,000 का खरीद रहे हो ना, तो 50,000 का तुमको 20 शेयर तो आ जाएंगे, पर ऐसा करना तुम्हारे बैंक से जो डिडक्ट होंगे वो 1% और भी डिडक्ट होगा। ठीक है, तो हालांकि आई एम सॉरी मैंने आपको बोल दिया ब्रोकरेज है, ये एक टैक्स होता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में शेयर परचेज करते हो, दिस इज अ टैक्स जो गवर्नमेंट के पास जा रहा है। ये तो जाता ही जाता है, ब्रोकरेज और जाती है। तो मुद्दे की बात अब ये समझो, STT 1% है, आप मेरे को बता दो मैंने 1% और पे कर दिया तो मेरी इन्वेस्टमेंट 50,000 की हुई है, उससे ज्यादा की होगी? उस हाँ इन्वेंट्री पढ़ा था तुमने? STT का नहीं मिलता, वो टैक्स। आप ये मान के चलो ये जो टैक्स गया तेरे को उसका बेनिफिट नहीं मिलने वाला। ठीक है, आप लोगों ने इन्वेंट्री पढ़ा था, इन्वेंट्री के अंदर कॉस्ट पढ़ा था, कॉस्ट के अंदर परचेज कॉस्ट पड़ी थी, परचेज कॉस्ट के अंदर आपने देखा था व्हाट एवर यू पे प्लस टैक्सेस। याद है? ये नहीं पढ़ा था अभी भी तू उस बैच में है जहाँ पे रिकॉर्डिंग पढ़ी है। इन्वेंट्री के अंदर कॉस्ट और NRV, कॉस्ट के अंदर 3 चीजें होती थी, परचेज कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट, अदर कॉस्ट। परचेज कॉस्ट में क्या आता था? जो भी परचेज करा है प्लस टैक्सेस, याद है? तो बेसिकली जैसे आप जो गुड्स खरीदते हो टैक्सेस ऐड होता है ना, यहाँ पर भी ऐड होता है। चलो मैं ऐसे बोल देता हूँ, ये मैंने AC खरीदा, इन्वेस्टमेंट आपका AS13 है, और AS13 कहता है कि आपको इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट पे रिकॉर्ड करनी है, और कॉस्ट का मतलब होता है परचेज प्लस एनी टैक्सेस इफ यू। इंटरेस्ट के ऊपर आप उसको ऐड नहीं कर रहे थे, ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई ब्रोकरेज, स्टैम्प ड्यूटी कुछ होता है तो वो ऐड, और आपने पिछली बार भी डिवेंचर के अंदर भी स्टैम्प ड्यूटी को भी ऐड करा तो तू STT माइनस कर देगा। अब अगर तू 50,000 की बेचता और तेरे को 1,000 STT देना पड़ता तो तेरा सेल प्राइस 49,000 पहुंच जाऊंगा उसमें। मतलब अरे इन शॉर्ट मैं तुम्हें सिर्फ ये बोल रहा हूँ, जब तुम शेयर परचेज करते हो तो अगर तुमने कोई टैक्सेस पे करे हैं, कोई ब्रोकरेज पे करी है, तो वो ऐड होती है कॉस्ट में। डिवेंचर वाले में भी यही था, ठीक है, नई चीज नहीं है, वही वाली बात है। ठीक है, अब मेरा आपसे एक सवाल है छोटा सा, अगर 1% है तो कितना आ रहा है बेटा? 1% 500, तो सीधी सी बात है 500 इसको बढ़ा दो, 500 इसको बढ़ा दो। मुझे बताइए आपको
पहली एंट्री क्लियर है भाई? तू सो रहा था? आई लाइक दी ऑनेस्टी। उठ क्यों गया? धीरे बोलता हूँ, धीरे बोल। पहले वाला ज्यादा बेटर था भाई। AS13 मैं तुम्हें रूल बेस्ड बता रहा हूँ। देख भाई, सिंपल सी बात है। अगर तेरे को अगर मैं सीधी सीधी बात बोलूँ, जो AS13 बोल रहा है उससे अलग बोल दूँ। समझ में आ गई कि इन्वेस्टमेंट, देखिए आपने पहले वर्ड यूज करा था ब्रोकरेज, वो थोड़ा सेट, वो सही लग रहा था, उसके हिसाब से तो वैल्यू ऐड होनी चाहिए, लेकिन STT तो गवर्नमेंट को पे करना है। तो गवर्नमेंट को अगर पे करोगे तो आप जो भी चीज पे करते हो ना, व्हेन यू परचेज, अगर कोई खर्चा करते हो तो वो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में जुड़ जाता है। पर सर गवर्नमेंट को तो पे करना है ना। तो तेरी कॉस्ट ही तो है ना, तेरी कॉस्ट होगी 50,500। तूने इन्वेस्टमेंट कितने की खरीदी? 50,500 की खरीदी। जैसे TDS होता है उसका अलग अकाउंट बनता है, वैसे इसका अलग अकाउंट बना के नहीं कर सकते? अरे मैडम, TDS अपने में अलग चीज होती है। बट वो भी तो टैक्स गवर्नमेंट को दे रहे हैं, तो इसमें तो गवर्नमेंट को दे इसका रहे हैं। बेनिफिट मिल रहा है ना, इसका नहीं मिलेगा। इसका बेनिफिट कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। TDS की सिचुएशन बनाना। आया नहीं ना अभी तक। TDS एकदम इंटायरली अलग चीज है। TDS में कोई भी चीज खरीदता हूँ मैं तब TDS पे नहीं करता हूँ, वो अलग सिनेरियो पे चल रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको सिर्फ एक पॉइंट बोल रहा हूँ। आप जो कह रहे हो मैं उसको ये नहीं बोल रहा कि आप गलत सोच रहे हो, और आप काउंटर ही बोल सकते हो सर फिर तो हम जब परचेज करते थे हमने जो इंटरेस्ट दिया था वो भी कॉस्ट में जोड़ दो। अभी मेरे दिमाग में काउंटर, एक बार बताओ, वो पैसा तुम्हें वापस मिल जाता है नहीं मिल जाता? मिल जाता। समझ रहे हो? ये मिलेगा नहीं, तो जो नहीं मिल रहा वो कॉस्ट में जुड़ रहा है। मैंने तुमसे डिबेंचर परचेज करे, तुमको ब्याज दिया 200 रुपये, लेकिन मुझे पता है कि 6 महीने बाद मेरे को ये 200 के साथ मिल जाएगा 600 रुपये जो और है, तो वो मैं कॉस्ट में कैसे जोड़ देता। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी जब मैं परचेज कर रहा हूँ तो जो पैसा भाई मेरे को वापस नहीं मिल रहा, मेरी कॉस्ट है, सीधी सी बात। कुछ भी नहीं है, कुछ वो मतलब नहीं है। अब बताइए, अब क्लियर है? चलिए गुड सर। परचेज ऑफ शेयर की मैंने एक छोटी सी एंट्री दिखाई तुम्हें, जो कि बिल्कुल आराम से समझ ली तुमने, बढ़िया सर। और क्या है सर इसमें? इसमें है बेटे बोनस शेयर्स। ओ माय गॉड, बोनस शेयर भी तो आ रहा है तुम्हारा टेस्ट में, लिख दिया था ना मैंने, लिखा हुआ था। अगर कोई छूट गया होगा ना तो वो है, ऐसा मत बोलना लिखा नहीं था उसमें। मान्य था, मान्य स्पेशली आई थी इंस्टीट्यूट में, कह रही मैसेज करूंगी तो खुद पता लग जाएगा, डॉक्यूमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब आप मुझे बताइए बोनस शेयर में किसके एंगल से बात कर रहा हूँ? कंपनी के एंगल से? इन्वेस्टर। बोनस शेयर होता है जो फ्री के शेयर होते हैं। आप मुझे बता दीजिए, अगर कंपनी इशू करती है तो क्या एंट्री डालती है? कंपनी ने बोनस शेयर इशू कर दिया, टेक्निकली जब मैं पैसे से इशू करता हूं तो बैंक टू कैपिटल होता है, लेकिन जब इस बार क्या मुझे पैसा मिलेगा? नहीं, तो बैंक की जगह मैं अपने फ्री रिजर्व्स को डेबिट कर देता हूं, टू कैपिटल कर देता हूं। सिंपल सी बात, यही होता है ना। लेकिन यहाँ पे मेरे को, आप सोचो, मैंने 20 शेयर खरीदे थे, मेरे को 20 शेयर और मिल गए फ्री के, तो बोनस का मैं रेशियो दे देता हूं आपको 1:1। आप मेरे को बता दीजिए मेरे पास कितने शेयर आ गए? 20 और। एंट्री क्या डालो? हैव आई पेड समथिंग? कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। नो एंट्री इज रिक्वायर्ड टू बी passed for bonus shares. सही बात बोल रहा हूँ ना? लेकिन yes, I have 40 shares right now. बट इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कॉस्ट 51,000 ही दिखेगी, 51,000 शेयर्स। बोनस पे इंटरेस्ट नहीं होता, शेयर्स पे इंटरेस्ट नहीं होता, डिविडेंड होता। वही पेपर में वही मत कर दियो। हाँ, क्या है? इनकम बढ़ जाएगी। हाँ, नहीं मैडम, वो आपकी जेब से देखो। अगर वो नहीं, वो ना, क्योंकि ना स्टॉक मार्केट के थ्रू ट्रेड नहीं होता, वो कंपनी ये फ्रेश शेयर इशू करती है।
ये मार्केट में ट्रेड नहीं हो रहे जो कि आपको अपने आप मिल रहा है। सर और भी हमने कुछ सुना हुआ है सर, राइट शेयर्स, ओ माय गॉड, ये भी टेस्ट में है बेटे। आपको गुस्सा क्यों आता है? मैं कुछ बोल नहीं सकता वरना फिर तुम बोलना शुरू कर देते हो फिर। राइट शेयर का रेशियो है 1:5। कंपनी ने बोला है कि कंपनी राइट इशू निकाल रही है। राइट इशू होता है कि अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को आप और शेयर्स दे रहे हो कम प्राइस पे। तो बेसिकली आप ये लगा लीजिए, उसको राइट प्राइस बोलते थे, याद है? तो राइट प्राइस है बेटा 1500 रुपए का। अच्छा, क्योंकि आप एक चीज समझो, मार्केट में कितने का चल रहा था वैसे? 2500 का शेयर था। 1500 में मैं आपको देने को तैयार हूँ। मेरा आपसे सवाल है, आप कितने शेयर ले सकते हो? 4। मिस्टर ए कितने राइट शेयर्स परचेज कर सकता है? ए टोटल है कितने इसके पास? 40। तो 1:5, हर 5 पे 1, 8 शेयर्स। हाँ जी, 40 पे देगा। जरूरी है क्या परचेज करो? आपके पास ऑप्शन होता है, या तो आप परचेज कर लो, या तो आप इस राइट को रिनाउंस कर सकते हो, है ना? मैं यहाँ पे लिखूंगा, इस पे ना ये फ्रेम से हिलता है। हाँ जी, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप अच्छा थोड़े बहुत परचेज कर लिए, थोड़े रिनाउंस हो सकता है, कोई दिक्कत थोड़ा ना उसमें। तो बेसिकली मैं ऑप्शन दे रहा हूं, या तो परचेज ऑफ शेयर्स, मतलब उसने सारे के सारे वो 8 शेयर परचेज कर सकता था, उसने कर लिया। और दूसरा ऑप्शन क्या है, उसने क्या कर दिया, रिनाउंस कर दिया द राइट टुवर्ड्स मिस्टर एक्स। हाँ, और वो मतलब प्रपोर्शनेट भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो निकल जाएगा। मान ले 5 तूने परचेज कर लिए, 3 शेयर का उसको राइट दे दिया, ठीक है? तो आप अभी फोकस करना, आपने सारे के सारे परचेज कर लिए। आप मुझे बताइए आप क्या एंट्री डालेंगे? यू हैव परचेज्ड 8 शेयर्स, आप कितना 1 शेयर का पे करोगे? किसको पे कर रहे हो आप? कंपनी को। राइट इशू है, फ्रेश इशू होता, बोनस और राइट इशू फ्रेश इशू होता। सॉरी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 8 इंटू कितना आ जाएगा? और अगर मैं आपको बोलूं, अच्छा ये तो हो गया सर, मैंने परचेज कर लिया, अगर मैं रिनाउंस करता हूं तो मैं फ्री में रिनाउंस कर दूंगा। छोटा सा गणित, मैं जिस बंदे को रिनाउंस कर रहा हूं उसको शेयर कितने का मिल जाएगा? मार्केट में कितने का? हाँ, अगर वो मार्केट से लेगा तो 2500 है, मैं उसको राइट दूंगा तो 1500, उसको पर शेयर फायदा कितना? मैंने उसे कहा भाई पर शेयर 500 रुपये मुझे दे दे, ठीक है? तो भी मान जाएगा वो, ठीक है? तो बेसिकली मैंने रिनाउंस करा है एट ₹500 ईच शेयर। तो मेरे को वो इंसान कितना पैसा देगा बेटा? क्रेडिट क्या करूं? दिस इज माई इनकम। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम नहीं होगी, दिस इज योर इनकम। तो बेसिकली 2 P&L 4,000। रेनाउंस इनकम कोई भी अकाउंट के उससे भी कर सकता है, ठीक है? तो बेसिकली ये आपकी क्या है? इनकम। क्लियर है बच्चे? सर अगर इस
इनके पार्शियली करता तो फिर दो एंट्री टाइप कुछ में परचेज मान ले 5 मैंने परचेज कर लिए होते और फिर तो तीन- 3 का मैं उससे पैसा ले लेता। एक चीज बोलने जा रहा हूँ, वो किसी क्वेश्चन में नहीं है पर वो हमारे मॉड्यूल में लिखी हुई है एंड दैट्स इंपॉर्टेंट, मतलब वो आपको पता होनी चाहिए। कभी कभी ये जो इनकम हुई है ना, इसको इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में से कम भी कर देते हैं कभी कभी। किस केस में समझना, सपोज करो एक इन्वेस्टर है, उसने ना इन्वेस्टमेंट करी 10,000 रुपए की, कितने शेयर कितने प्राइस छोड़ो ना इस बात को, उसने कुछ नंबर ऑफ शेयर एट सम प्राइस परचेज करा, लेकिन ये कम राइट प्राइस था। समझे अब इसका क्या मतलब है? कम राइट का मतलब होता है मार्केट में राइट इशू की न्यूज चल रही है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोल दिया है कि वी विल सून कम अप विद द राइट इशू, बिकॉज ऑफ विच लोग उस शेयर की डिमांड करने लग जाते हैं, जिस वजह से उस शेयर का प्राइस मार्केट में ज्यादा चल रहा होता है। और ये हमने राइट इशू में बात करी हुई है। कम राइट इज आपका जो मार्केट प्राइस है वो इन्फ्लेटेड चल रहा है अभी स्टॉक के अंदर, ऐसा होता है। आज अगर रिलायंस बोल देना कि मैं राइट इशू निकाल रहा हूं, एकदम से शूट अप कर जाएगा प्राइस, बिकॉज पीपल विल स्टार्ट परचेजिंग। ठीक है जी, इसने ना रेनाउंस कर दिया राइट को, राइट इशू आ भी गया, इसकी कुछ एलिजिबिलिटी बनती थी कि भाई तू खरीद सकता है, पर इसने नहीं खरीदा और इसने रेनाउंस करके, ऊपर वाला एग्जांपल ले लेते हैं, कितने रुपए की इनकम बना ली बेटा? 4,000। अब मुझे एक बात बता दो, जैसे ही राइट इशू खत्म हो जाएगा, क्या तुमने जो 10,000 की इन्वेस्टमेंट करी थी उसकी वैल्यू 10,000 चलेगी या कम हो जाएगी? बिकॉज वो एक्स राइट हो जाता। तो आपको ना पेपर में दिया होगा, ये तो एक प्राइस है कम राइट, और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है ना वो 8500 की होगी बेटा एक्स राइट करके। आप समझ रहे हो ना, नंबर ऑफ शेयर और प्राइस तो जोड़ दूंगा ना मैं ऐसी। लो अगर आपको मन कर रहा है, क्योंकि मेरा एग्जांपल ठीक लेवल पे बन गया है, 1000 इंटू 10 है मान लो, अब क्या हो गया 1000 इंटू 8.5 रुपए का प्राइस आ गया। अब आप बोलोगे सर पार वैल्यू, बेटा पार वैल्यू 1 रुपए ले लो ना, कोई बात नहीं। ये देखो डिटेल गिवन है, जब तूने राइट इशू की न्यूज मार्केट में डाली, तेरा शेयर कितने रुपए पे ट्रेड हो रहा था? 10 रुपए पे। जब राइट इशू खत्म हो गया, खत्म क्या होता है कि इस डेट को जो मालिक थे उसको मैंने दे दिया राइट इशू, तो तेरा शेयर गिर के 8.5 रुपए का हो गया। तो तूने तो 10,000 पे खरीदा था और उसकी वैल्यू कितनी होगी? 8.5, और तूने बेसिकली उसको बेच दिया था, रेनाउंस कितने रुपए पे करा, और मैंने आपको क्या बोला, 4,000 रुपए को क्या ट्रीटमेंट है? सारा इनकम नहीं होता। क्या मैं कह सकता हूं तुमने अपनी इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेटेड खरीदी थी, राइट इशू का प्राइस फैक्टर इन हो रखा था ना, और ये प्रोविजन सिर्फ तब लगता है व्हेन यू हैव परचेज्ड एट कम राइट एंड एक्स राइट में प्राइस गिर जाता है, जो होता ही होता है। ठीक है, तो जितनी भी तुम्हें इनकम हो रही है रेनाउंस करने से, वो सारी पीएनएल में मत डालो। देखो इसमें तो कोई डाउट नहीं ना, बैंक 4,000 होगा। इन्वेस्टमेंट को ना बच्चे 1500 से गिरा दो बेटा, 10,000 से 8500 हो गया ना, 1500 से गिरा दो, क्योंकि तुमने इन्फ्लेटेड खरीदा था। उस टाइम मार्केट में एक न्यूज चल रही थी जिस वजह से इन्वेस्टमेंट महंगी चल रही थी, और जो बच गया ना बच्चे टू पीएनएल। सर ये तो कॉम्प्लिकेटेड हो गया, टेंशन लेने की बात नहीं है। आपको क्वेश्चन के अंदर कम राइट और एक्स राइट दिया ही नहीं होता, आपको सीधा सीधा क्या करना होता है, रेनाउंस कर दिया, पैसा आ गया पीएनएल। हाँ जी, आपको टोटल आपने जब रेनाउंस करा कितने रुपए मिले? 4,000। मैंने तो आपको बोला था सारी की सारी इनकम डाल दो, है ना, 4,000 को पीएनएल। लेकिन क्या मैं कह सकता हूं आपने इन्फ्लेटेड प्राइस पे इन्वेस्टमेंट को खरीदा था, तो
उसका करेक्ट प्राइस तो अब निकल कर आया ना। तुमने जब खरीदा तब इन्वेस्टमेंट को कितने पे रिकॉर्ड करा? 10,000। तुमने जब खरीदा है, इनिशियली तो खरीदा होगा ना, 10,000 की इन्वेस्टमेंट तो आपने पहले खरीदी है ना, उसके बाद राइट इशू आया ना। इन्फ्लेटेड प्राइस पे खरीदा है। हाँ जी, ये मैंने केस बनाया है दैट यू हैव परचेज्ड 1000 शेयर्स फॉर 10 ईच। उसके बाद कुछ राइट इशू आया, ठीक है, राइट इशू आया, और राइट इशू आपने नहीं खरीदा, किस रेशियो में? छोड़ो ना, वो बना दूंगा रेशियो, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है उसमें। राइट इशू आया और मैंने उसको नहीं लिया, मैंने बेच दिया मार्केट में उसे, तो मेरे को 4,000 रुपये मिले। मैं उसको इनकम नहीं दिखा सकता, क्यों? क्योंकि मैंने जब खरीदा तो कम प्राइस पे था। कम प्राइस मींस इट इंक्लूड्स द राइट इशू इम्पैक्ट, और जब होने के बाद वो 8500 हो गया, मेरे को अपनी इन्वेस्टमेंट को 8500 पे लाना पड़ेगा, 8500 पे लाना पड़ेगा, उसके लिए मुझे 1500 काटना पड़ेगा, बाकी 2500 मेरे को इनकम में डालना पड़ेगा। ये सारी बातें तब हो सकती है जब आपके क्वेश्चन में कम राइट प्राइस हो, आपने रिनाउंस करा हो, और आपका एक्स राइट प्राइस गिर गया हो, तो जितना टू द एक्सटेंट ऑफ दैट फॉल यू हैव टू रिड्यूस इन्वेस्टमेंट, अबव दैट यू हैव टू क्रेडिट इट टू इनकम। क्लियर है? अच्छा पॉइंट था ना ये? सर प्राइस एक मिनट बस खुशी जी, हाँ जी, क्या डाउट है? तो ये नहीं लगेगा, ये सिचुएशन तब है कि जब मैंने खरीदा है तो उसके अंदर राइट इशू का इम्पैक्ट घुसा हुआ है। अगर दोनों ही एक्स राइट है तो नहीं लगेगा ये। टू दी एक्सटेंट वट एवर यू हैव रिसीव्ड उतना ही करना आपको। तेरे को 1000 रुपए मिले, इनकम तेरे को 1000 हुई है, तो तू, हाँ पर उतना ही कर सकते हो जितना मिल रहा था। बैंक टू इन्वेस्टमेंट नहीं, वो राइट ऑफ करने के लिए फिर वो ये सवाल आ जाएगा, सर ये करंट इन्वेस्टमेंट है नॉन करंट है। लेटेस्ट एज्यूम अगर ये नॉन करंट है तो मैं नहीं गिराऊंगा, करंट है तो फिर मैं प्रिंसिपल लगाऊंगा कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। समझ रहे? हाँ जी बताइए, और कोई डाउट बच्चे? हाँ जी खुशी जी क्या कह रहे थे? सर आ गया, समझ गया। ठीक है, चलिए ये पॉइंट ना किसी क्वेश्चन में सर? नहीं मिलेगा। हाँ जी बोलिए। सर अगर हमने ये इन्वेस्टमेंट जो है ये पहले खरीदी थी कम राइट तो से, फिर पहले, अगर आपने पहले खरीदी है बहुत पहले, तो फिर वो कम राइट नहीं है ना। कम राइट तो होता है एकदम रिसेंटली, अभी तुमने खरीदा, राइट इशू का चल रहा है, वैसा वाला। सर फिर जो अभी इनकम होगी हमें वो हम पीएनएल में ही डालेंगे। हाँ जी, अगर आपने परचेज एक्स रेट पे करा है तो आप उसको उसी पे डालो। आयुष जी हो गया, कर दिया वैसे? अभी तो शुरू करा है बेटा चैप्टर। ट्राई करते हैं। तो मंडे हो ही गया है, तो कहिए साहब, आगे बढ़ो। ये बोलो रे, चलो रे, और एक। ठीक है सर जी, राइट इशू की मैंने बात कर ली आपके साथ। ठीक है साहब, बड़ी गहरी बात करने जा। डिविडेंड जो मिलता है ना आपको,
वो दो तरीके का होता है, पहले ना नोट्स बना लेना ताकि आपको समझाऊंगा बाद में भी, पहले नोट। या तो आपके डिविडेंड प्री एक्विजिशन डिविडेंड होते हैं, ये क्या होता है छोड़ो ना बेटा, लिख लो बस। या तो ये प्री एक्विजिशन होता है या फिर ये पोस्ट एक्विजिशन होता है। प्री एक्विजिशन डिविडेंड, अगर मान लो आपको 100 रुपए का डिविडेंड मिल रहा है और वो प्री एक्विजिशन है, आपको नहीं पता प्री एक्विजिशन क्या होता है, मान लो 100 रुपए का डिविडेंड है, किस नाम से मिल रहा है, प्री एक्विजिशन, तो उसमें एंट्री होती है बैंक टू इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाती है। हालांकि आपके दिमाग में ये चलता है कि सर डिविडेंड है तो वो तो इनकम है, लेकिन डिविडेंड इनकम जरूरी नहीं है, हर बार होती है। अगर वो डिविडेंड प्री एक्विजिशन डिविडेंड है तो वो इनकम नहीं होती, वो आपकी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कम कर देती है। क्या लॉजिक है अभी समझ आएगा, बिल्कुल लॉजिकल बात है। और अगर वो पोस्ट एक्विजिशन, हाँ प्री एक्विजिशन डिविडेंड जो है ना, प्री एक्विजिशन डिविडेंड जो है वो आपका, तेरे को 100 रुपए मिल गए और वो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कम कर रहा है। अभी तुमने एक्वायर ही नहीं किया, फिर इन्वेस्ट की कॉस्ट एक्वायर कर लिया है मान ले, फ्री लिखा है आपने सर। प्री मतलब समझाया मैंने प्री का। ये मतलब पहले होता है ना, इंग्लिश क्लास का नहीं आता नहीं। और पोस्ट एक्विजिशन में बैंक टू डिविडेंड इनकम या पीएनएल। तो बेसिकली जितनी समझ तुम्हारी है ना, जो तुम समझते हो कि सर डिविडेंड हमारी इनकम होती है और एंट्री होती है बैंक टू डिविडेंड, तो तुमको भी पता नहीं है, लेकिन वो तुम पोस्ट एक्विजिशन की बात कर रहे हो। अब मुद्दे की बात है सर ये पोस्ट एक्विजिशन क्या होता है, प्री एक्विजिशन क्या होता है। ये नोट कर लिया सबने? थोड़ी दिख रहा सर, इससे पहले जो लिखा था नोट कर लो एक बार यार, ये पोस्ट एक्विजिशन लिखा है और बैंक टू डिविडेंड इनकम लिखा है, नहीं पीएनएल नहीं लिखा हुआ, बैंक टू डिविडेंड इनकम। हाँ आप ये जरूर कह सकते हो, मतलब जस्ट अभी आपने बोला है तो इसको मैं पीएनएल में ट्रांसफर कर दूंगा। 100 रुपए से हाँ जी, अगर 100 रुपए की इनकम है तो 100 रुपए से। बताइए पहले आपको समझ आया? अब मैं आपको समझाता हूँ व्हाट इज, हाँ हाँ नोट कर लो बस। ठीक है, ऊपर वाला नोट कर लिए? आओ बेटे अब होगी असली बात। ये कॉन्सेप्ट है बेटा हैवी, बस फिर चैप्टर में दम नहीं रहेगा बस इसके बाद। बात अपनी केवल होगी 1/4/19, 31 मार्च 20, 31 मार्च 21। उन्नीस 20 में कंपनी ने प्रॉफिट्स कमाए 10 लाख रुपए। कंपनी इसमें से ना डिविडेंड देना चाहती है। जनरली कौन से साल में डिविडेंड देती है, उसी साल में या उससे अगले साल तक थोड़ा महीने 2 महीने? जनरली क्या होता है, साल खत्म हो गया ना तो कंपनी कहते हैं चलो अप्रैल में डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। तो 19-20 में कंपनी को प्रॉफिट हुआ। आपने जो शेयर परचेज करा ना, आपने जो शेयर परचेज करा, कब परचेज करा मैं बताता हूं। मान लो 10 अप्रैल 20 को परचेज ऑफ 100 शेयर्स,
और बेटे आपको पता है क्या, 10th ऑफ May 20 को कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया डिविडेंड आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ 1920। कितने रुपए का डिविडेंड करा? एट द रेट ऑफ 4 रुपीज पर शेयर। मैं अपने हर शेयर होल्डर को 4 रुपए का डिविडेंड दूंगा, क्योंकि मेरे को प्रॉफिट हुए थे कौन से साल में? आपने शेयर कब परचेज करा? पहला मेरा सवाल, क्या आपको डिविडेंड मिलेगा? मिलेगा, क्योंकि आपने जिससे खरीद लिया 10/4 को, तुमने अगर खरीदा है, किसी ने बेचा होगा, ही इज नो मोर दी ओनर, यू आर दी ओनर, और आपको डिविडेंड मिलेगा। कितने रुपए का मिलेगा? नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? ये इनकम है। चलो तुम नहीं तो ना बोलोगे सर आपने इन्वेस्टमेंट का वो नहीं डाला। परचेज ऑफ 100 शेयर एट द रेट ऑफ 12 ईच। पहले तो मुझे ये बता दो, तुमने इन्वेस्टमेंट परचेज कर लिया, क्या एंट्री डालोगे पहले? कितने रुपए से? 1200 रुपए से। ये कौन सी डेट को एंट्री हो जाएगी? 10/4 को सर जी मैंने शेयर परचेज करे, 10/4 को 1200। ठीक है जी, शेयर्स परचेज कर लिया आपने, आपको पता लगा कि डिविडेंड मिल रहा है। मेरे को इतना बता दो, छोड़ो मैंने अभी भी आपको मतलब नहीं बताया, ये आपके हिसाब से प्री एक्विजिशन है पोस्ट एक्विजिशन है? कई बच्चों को अच्छा पोस्ट लग रही है, सर पोस्ट एक्विजिशन है, क्योंकि सर जी मैंने ना खरीदा है इधर इस डेट को, डिविडेंड बाद में मिला है, तो मेरे को डिविडेंड तो एक्विजिशन के बाद मिला ना, सो दैट्स पोस्ट। गलत है ये सर। आपको किस साल के प्रॉफिट का मिल रहा है ना, उससे डिपेंड करता है। आप मुझे एक बात बताओ, 19-20 में तुमने रिस्क उठाया था क्या इस कंपनी में? अगर ये कंपनी डूब जाती 19-20 में, कंपनी के साथ कुछ भी होता, तुमने रिस्क उठाया था? नहीं, पर डिविडेंड तो तुमको मिल रहा है, तुम इसके हकदार नहीं हो, पर फिर भी मिलेगा, सिस्टम है। तो इस डिविडेंड को क्या बोला जाता है? प्री एक्विजिशन। अगर उस ये जो प्रॉफिट्स है ना, ये आपके एक्विजिशन से पहले के प्रॉफिट से रिलेटेड डिविडेंड है। आप समझ रहे हो प्री एक्विजिशन क्या हुआ? प्री एक्विजिशन डिविडेंड होता है कि सर एक्विजिशन से पहले के प्रॉफिट में से अगर डिविडेंड मिल रहा है, ये आपकी एक्विजिशन है, एक्विजिशन से पहले के प्रॉफिट्स में से अगर डिविडेंड, व्हेन इट इज डिक्लेयर्ड दैट्स इररिलेवेंट। मैं यहां पे डिक्लेयर कर रहा हूं या मैं यहां पे डिक्लेयर कर रहा हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। प्रॉफिट कब के हैं ये मैटर कर रहा है। तो मैंने जब भी एक्वायर करा है, प्रॉफिट तो उससे पहले के है ना बेटा? तो अगर उससे पहले के है तो ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड होता है। इसके आप हकदार नहीं हो, फिर भी आपको मिल रहा है। इसके आप हकदार नहीं हो, इसलिए हम ये मानते हैं ये वन टाइम ही होगा, है ना? इसके बाद तो पोस्ट ही बन जाएगा। तो ये जो वन टाइम होता है ना, ये आपकी इन्वेस्टमेंट को है जी, क्लियर है? सर एक सवाल आ रहा है दिमाग में। तो मैं मार्केट वैल्यू पे स्टेट थोड़ा ना करता रहता हूँ बार बार। तू आज शेयर परचेस करता है, तू बार बार बुक्स के अंदर चेंज करता रहता है। नहीं, वो तो देखो डिपेंड करता है, करंट इन्वेस्टमेंट है तो तू साल के एंड में कॉस्ट और एनआरवी लगाएगा, समझ रहे? मैडम बैंक में 400 आएंगे, आपका मन कर रहा है इसको इनकम में डालने का, आप इनकम में नहीं डाल सकते, ये आपका पोस्ट एक्विजिशन नहीं है। ये आपको आप ये समझो, डू यू हैव यू टेकन द रिस्क इन दिस ईयर? सो दिस इज नॉट योर इनकम। ये तो फ्री बीज है, तो फ्री के मिल रहे हैं आपको, आपने रिस्क उठाया ही नहीं है इस साल में। क्योंकि मैं इसको इनकम नहीं दिखा रहा। और आप भी कह सकते हैं कि 1200 रुपए इज नॉट वर्थ, आपको फ्री फंड के 400 आ गए तो रिटर्न ही हो गई ना तुम्हें 1200 में से 400 रुपए। तो तुम तो एसेट कम कर रहे हैं ना, हाँ, बैंक बढ़ा रहे हैं, एक एसेट तो बढ़ रहा है लेकिन इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है। हाँ, ये लॉजिकल बात नहीं लग रही इन्वेस्टमेंट बढ़ा।
तू अभी ना पूरा सही, लाइट वाइट बंद करनी है तो बता, इधर आराम से सोच। देखो डबल इफेक्ट तो अकाउंट्स में होता है ना, एसेट बढ़ेगा तो एसेट कम हो गया तो वो तो चलता ही है। अब अगर मान ले डेटर पैसा दे दे तो तू बोले तेरा एसेट भी बढ़ गया और एसेट कम भी हो गया, लॉजिकल नहीं है। ये इन्वेस्टमेंट जब इनकम हो रही है, दिख रहा है ना, पूरा इनकम हो रही है। नहीं दिख रहा ना, सर दिख रहा है चार्ट ये इनकम नहीं है ना, ये इस तूने इस पीरियड में रिस्क उठाया ही नहीं था, ये तेरी इनकम नहीं है। आप तो सर इधर उठाए थे, कहां का लॉजिक बना के मेरा एसेट की वैल्यू कम कर दो। अब ये कैसे करूं? हाँ हाँ, वैल्यू एक बार रुक जा, आवाज तो आने दो भाई। हाँ हाँ हाँ, शेयर उतना ही है, और हो सकता है ये करोड़ रुपए की वैल्यूएशन के हो, वो वैल्यूएशन प्रिंसिपल अलग है जो मैंने ऊपर बोल दिया, कर दे उसके बाद उसको वैल्यू। लेकिन अगर तेरे को डिविडेंड का पैसा मिल रहा है तो तू एंट्री तो डालेगा ना, बैंक तो डेबिट करेगा, आगे क्या करेगा। और सीधी सी बात है, आपने एक बात बताओ, आपने यहाँ पे मान लो फीस दी 34,000, मैं आपको 4,000 वापस कर दूं, कितने रुपए का खर्चा हुआ आपका? तो फिर यहाँ पे भी तो वही कर रहा हूँ ना, तुमने पहले 1200 की पेमेंट करी, 400 वापस मिल गया, तो फिर ना तुम्हें यहाँ मिल रहा ना वहां मिलेगा अभी, तो पहले तो ये तो क्लियर। हाँ हाँ, बेचेंगे अभी, नहीं हो सकता है तेरी वैल्यू डबल हो चुकी हो, 5,000 हो चुकी हो। नहीं सर, सपोज वैल्यू नहीं बढ़ी, तो 800 पे वैल्यू नहीं बढ़ी, नहीं बढ़ी तो कोई बात नहीं, जितने भी रुपए का बेचेगा मैं अभी बैंक डेबिट कर दूंगा, जो पैसा आया इन्वेस्टमेंट खत्म कर दूंगा, 800 की इन्वेस्टमेंट है बाहर करूंगा, पीएनएल रिकॉर्ड कर दूंगा मैं इसका, क्या हो गया उसमें, समझ रहे? प्रॉफिट और लॉस बुक कर दूंगा मैं। प्रॉफिट रिकॉर्ड हो जाएगा। हाँ, लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, अगर सर प्रॉफिट नहीं हुआ तो 90-20 में और कंपनी फिर भी डिविडेंड देती है। ऐसा होता नहीं है कभी। आप खोलो कंपनी, करना हो तो। सर आपको तो अभी मिला हुआ ना मेरे को एमआरएफ पे तो अभी 3 रुपए पर शेयर हुआ। हाँ 3 रुपए मिलता है वो, लेकिन मैं जिस बैंक अकाउंट में मेरे जाता है उसमें मिनिमम बैलेंस नहीं होता, तो मेरे सारे डिविडेंड चार्जेस के नाम से कटते रहते हैं। यानी कि एमआरएफ की शेयर है। कहाँ है? हाँ जी, हाँ जी मैडम, सिंपल सी बात है, 400 रुपए आपको आ गए, यू डोंट डिजर्व दिस 400 बिकॉज यू हैव नॉट टेकन द रिस्क, तो इसलिए आप इन्वेस्टमेंट को कम कर रहे हैं। इसी केस को अगर मैं आगे बढ़ाऊं, सपोज करो ये तुमने एक्वायर कब करा था? 10/4 को। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि अब की बार दिस टाइम अगर 31/3 को डिविडेंड डिक्लेयर होता है 2 रुपए पर शेयर, आउट ऑफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किस में से दिया जा रहा है, आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ 2021। अच्छा देख नहीं रहा, नहीं ये नोट्स वाली, ये वाली फाइल इधर कर देता हूँ क्या। डिविडेंड कितने हैं? 2 रुपीज पर शेयर आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ 2021। मुझे बताइए अब की बार आपको जो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ 2021 में से हुआ कितने रुपए? 2 रुपए। आपके पास शेयर कितने हैं? 100। टोटल डिविडेंड कितना हुआ? 200। प्रिया पोस्ट पूरा नहीं है पोस्ट। ए तुमने खरीदा कब रे? 10/4। हालांकि बहुत ही क्लोज हो गया है, मैं इसमें अमाउंट डेज के हिसाब से निकालूंगा, लेकिन लॉजिक यही है, अगर 3 महीने होता तो 3 महीने का प्री कर देता और 9 महीने का पोस्ट कर देता। तुमको 200 रुपए मिल रहे हैं, जो एक्विजिशन से पहले के शेयर मिल रहा है तुम्हें, तुम मालिक थोड़ा ना थे उस टाइम। हाँ तो यहां से लेके यहां तक ये प्री माना जाएगा भैया। और जब तुमने शेयर खरीद लिया, नाउ यू आर टेकिंग द रिस्क इन द कंपनी। अब आपका ये वाला शेयर कौन सा हो जाएगा? सारा का सारा टाइम के रेशियो में बांटेंगे क्या? टाइम रेशियो। देखो मैं ऐसा बना देता हूं, इधर बना देता हूं, ये वाला केस बना।
1/4/21, 31 मार्च 22। अभी सुन ले भाई एक बार। और 30/6/21 को डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ 100 शेयर्स एट द रेट ऑफ 50 ईच। फटाफट मुझे बता दो एंट्री क्या डालोगे। इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड बाय 500 5000। ठीक है जी। साल खत्म हो गया 31/3 को डिविडेंड ₹2 ईच आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ 21-22। हाफ हाफ हाँ, हाफ हाफ नहीं है, ध्यान से देख। 3 और 9 है। पहले आपको केस समझ आया अभी? अब आप मुझे बताइए बैंक में कितना आएगा। वो हो जाएगा ना 100 शेयर है, ₹2, 200। क्या सारा इनकम डाल दूं? सारा पोस्ट है भाई। तुमने जब इधर खरीदा है तो यहां से लेके यहां तक का रिस्क तुमने कहां उठाया? तो ये वाला कौन सा हो जाएगा तुम्हारा? प्री का हो जाएगा। और जब तुमने खरीद लिया तो रिस्क तुम ले रहे हो, दैट इज पोस्ट। सिंपल सी बात है। मैंने जब खरीदा उससे पहले का डिविडेंड मेरे को पीरियड का मिलेगा, दैट इज प्री। उसके बाद का पोस्ट है। तो आप मुझे बताइए 150 2 पोस्ट है ना पोस्ट 150 आ रहा है और ये 50 आएगा। इन्वेस्टमेंट 50 से गिर जाएगा और पीएनएल में नहीं, ऐसा पेपर में दिया नहीं होगा। अगर होगा तो करना पड़ेगा, कम चांस है। हाँ जी मैडम, बोलो बोलो मैडम बोलो। हाँ हाँ बोलो बोलो। मैडम जब अगर इस अमाउंट के आगे मैं 2 0 बढ़ा दूंगा और करोड़ डाल दूंगा ना तो सारी अकाउंटिंग हो जाएगी। समझ रहे हो? तो पूरा टाइम एक अकाउंटेंट, एक सीए सीएम में पूरा टाइम सिर्फ इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग ही कर रहा होगा, क्योंकि आपकी ये गलत अकाउंटिंग से मेरे एसेट्स की वैल्यूएशंस गलत हो सकती हैं। समझ रहे हो? सर ब्रेक ये तो बहुत फोर्स किया सर, बहुत फोर्स किया जाता है। प्री एक्विजिशन जो डिविडेंड है उसमें कंपनी कुछ नहीं डाल रही होगी। कंपनी के लिए प्रॉफिट्स का एप्रोप्रिएशन है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू बैंक। प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सोचो इतने सारे लोग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, मैं नहीं जान सकता। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरा दी तो उससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अकाउंटिंग करो ना करो, एक बात बताओ, मैंने रिलायंस के शेयर खरीदे हुए हैं, मैं फ्रॉड हूं तो क्या रिलायंस को कोई फर्क पड़ता? मैं अकाउंटिंग रिलायंस को क्या, रिलायंस तो अपनी अकाउंटिंग करेगी ना, अपनी ट्रांजैक्शन। अच्छा, इसमें मैं एक छोटा सा ट्विस्ट कर रहा हूं। अगर मैं आपको ये बोलूं, एक बार ये देखना, डिविडेंड ₹2 था आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ 20-21। हाँ, सारा का सारा प्री हो जाता है ना। अगर ये 20-21, अगर ये जो मैंने डिविडेंड दिया है कौन से प्रॉफिट में से दिया है? 20-21 बोले तो ये इससे पहले का भाई। इस टाइम पे तो मेरे पास है ही नहीं शेयर, सारे के सारे प्री हो गए। तो मुझे बताइए, आपको क्लियर है? हाँ, नोट नहीं करा कुछ? मतलब इसको मैं लिखवा देता हूँ ऊपर एक लाइन, चलो नीचे लिखवा देता हूँ। तो टेक्निकली प्री एक्विजिशन डिविडेंड क्या होता है हमारा? डिविडेंड्स
which are paid out of profits earned before the date of acquisition. प्रॉफिट्स जो कि आपने कमाए हैं बिफोर द डेट ऑफ, नहीं, डिविडेंड्स विच आर रिसीव्ड, विच आर अर्नड लिख देता हूं, विच आर अर्नड out of the profits before the date of acquisition are called pre-acquisition. और इसका ट्रीटमेंट क्या है बेटा? इट इज reduced from the cost of investment. It is reduced भी ठीक है. बेटा अगली क्लास में भी इतने बच्चे आओगे ना? पार्टी दोगी तो पक्का आ जाओगे ना सारे? बाबा आया करो यार. हाँ, सैटरडे सुबह हो जाए. हाँ, थर्सडे. पर मैं थोड़ा 11 तक कर दूंगा. मेरे को ना थोड़ा सुबह में 11 बजे सही है? सुबह में 10 बजे के बाद सर, 10 बजे के बाद. चलो मैं कोशिश कर लूंगा 10 साढ़े 10, नहीं तो 11 तो पक्का. 2:30 बजे 3 घंटे में क्या होगा यार? 3.5 नहीं 5-6 घंटा तो पढ़ना है. चलिए, तो सर पोस्ट का तो अब पोस्ट एक्विजिशन तो यार इम्पोर्टेंट वही है ना कि वो टाइम के रेशियो में बस. हाँ, पोस्ट यार ठीक है यार. पोस्ट में क्या लिखा मतलब सर को डाउट है फिर मेल वगैरह का दिक्कत आती है. आफ्टर द डेट ऑफ एक्विजिशन कर देना ना बच्चों को. विच आर अर्नड आउट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर द डेट ऑफ एक्विजिशन. ठीक है, बस अब मैं बोलूंगा नहीं, क्वेश्चन देखते हैं. ठीक है, और एक क्लास और अगली और लगेगी. क्वेश्चन प्रैक्टिस का ही है, वैसे हो गया है मैंने जो बोलना था, बट ऐसे जल्दबाजी में खत्म नहीं करना अपने को. आओ बेटे, अब एक बार जरा क्वेश्चन देखना. आयुष जी समझ आ गया ना? आओ बेटे, ये क्वेश्चन आप कर लोगे ना? इलस्ट्रेशन 1 हमारी हो गई थी. इलस्ट्रेशन नंबर 2, सॉरी, इलस्ट्रेशन नंबर 2 ध्यान से देखना बेटा, आपने ही करना है क्वेश्चन. और हो सकता है मैं स्पीड में भी 3-4 क्वेश्चन करा दूं अभी. ठीक है, आइए. 1 अप्रैल 2001 कृष्णमूर्ति परचेज 1000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच. मुझे फटाफट एंट्री बता दो. इन्वेस्टमेंट टू बैंक, लेकिन कितनी कॉस्ट है देखने वाली बात है. 1000 शेयर है 100 रुपए एट द रेट ऑफ 120. पार वैल्यू कितनी होगी? पार वैल्यू 100, परचेज प्राइस इज 120. तो कितने रुपए हो गए? 1,20,000. 1,20,000 ईच फ्रॉम अ बैंकर हु चार्ज 2% ब्रोकरेज. मेरा आपसे सवाल, ब्रोकरेज किस पे लगाऊं? 2% ऑफ 1,20,000 कॉस्ट में जुड़ जाएगा. ठीक है,
ही इनकर्ड, अच्छा फर्दर भी है अभी, ही इनकर्ड 50 पैसे पर ₹100 एज कॉस्ट ऑफ शेयर ट्रांसफर स्टैम्प। भाई स्टैम्प ड्यूटी है, कुछ होगी, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन 100 रुपए की परचेज अगर करते हो तो कितने रुपए का पैसा लग रहा है? 50 पैसे। तो ये किससे रिलेट करूंगा? स्टैम्प ड्यूटी टैक्स होता है नहीं, ठीक है, तो 1,20,000 पे ही लगेगी, ठीक है, तो वो रेट निकाल लेंगे 0.5% ऑफ 1,20,000 अभी निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा इसके बाद क्या हुआ सर? 1/4 को आपने परचेज करा था, 31/1 को यानी कि 9 महीने बाद नहीं 10 महीने बाद बोनस वॉज डिक्लेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 1:2। हर 2 को 1 मिले। मेरे को फटाफट नंबर ऑफ शेयर बताओ कितने मिलेंगे? 500। 1000 शेयर है, 1:2 है, 1500। बिफोर एंड आफ्टर द रिकॉर्ड डेट ऑफ बोनस शेयर द शेयर वर कोटेड एट 170 और 90। ये बहुत बार दिया होगा, इसका कोई इंफॉर्मेशन का रेलेवेंस नहीं है। शेयर इशू करने से पहले इतना था, बाद में इतना था, कोई मतलब नहीं है, ये तो वो है ना जो कम आपने कहा था कम बोनस प्राइस और वो कम राइट था। ये बोनस का कहीं कोई काम नहीं आएगा इसका, पर ये बोनस में रिनाउंस नहीं होता, राइट में रिनाउंस होता है, ठीक है। अच्छा साल के एंड में क्या बोल रहे हो? मिस्टर कृष्णमूर्ति सोल्ड बोनस शेयर टू द ब्रोकर। आपने बोनस शेयर्स को बेच दिया है, और कितने रुपए का बेचा है? 2% ब्रोकरेज है, लेकिन व्हाट इज द सेल प्राइस? बिफोर बोनस 175 है, आफ्टर बोनस 90 है, तो मेरे को ये मार्केट वैल्यू निकल कर आ रही है बस कि मैंने कितने का बेच दिया होगा? 90 रुपए का। लेकिन ब्रोकरेज 2%। ऐड करूंगा लेस करूंगा? क्या रे लेस करूंगा, सेल करिए ना मैंने, तो मेरा सेल प्राइस तो कम हो जाएगा ना, ब्रोकर को भी दूंगा। शो द इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कृष्णमूर्ति। तो बेसिकली यहाँ पर एक नया पॉइंट जो आ रहा है वो आ रहा है सेल का, समझ लेंगे उसको। शो द इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कृष्णमूर्ति हु हेल्ड द शेयर एज करंट एसेट्स। क्वेश्चन बता रहा है भाई करंट एसेट है, इसका मतलब रूल लगा लेना कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लेस। एंड क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट शैल बी मेड एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू इज लोअर। पहली बता रहा हूँ, स्टार्टिंग से आते हैं। ये आपका आंसर है, बड़ी प्यार से देखिए। क्या मैं कह सकता हूँ सबसे पहले आपने परचेज करा था। अच्छा इन द मैं किसकी बुक्स बना रहा हूँ? कृष्णमूर्ति। इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2001-2002 है, और इक्विटी शेयर का नाम भी लिख दिया मैंने, टेल्को लिमिटेड का शेयर का नाम होगा। सर अगर टेल्को का है तो बेटा वो अलग चलेगा, रिलायंस का अलग चलेगा, इन्फोसिस का अलग चलेगा, मर्ज करके नहीं चलता, ठीक है। आप मुझे बता दीजिए सबसे पहली एंट्री समझ आ रही है? 1/4 को आपने परचेज करा था 1000 शेयर 100 रुपए के, तो 2 बैंक हुआ, 100 रुपए पार वैल्यू थी, आई एम सॉरी, तो इसलिए नॉमिनल वैल्यू पे 1 लाख आ गया। कॉस्ट 123 कैसे आई ये देखने वाली बात है सर, वो तो 120 पे था। कॉस्ट देखिए जरा, वर्किंग नोट नंबर 1 पेपर में, 1000 इंटू 120 1,20,000। ब्रोकरेज 2% था, किसके ऊपर लगेगा? 1,20,000 पे, वो 50 पैसे पर 100 था, दैट इज 0.5% टेक्निकली, 0.5%। तो 1,20 पे ही लग रहा है, तो 1,23,000 आपकी कॉस्ट आ गई। मेरे को बताओ 1/4-21 का पॉइंट क्लियर है आपको? इसके बाद आपको 10 महीने के बाद बोनस शेयर मिले। सर बोनस शेयर की तो कोई एंट्री नहीं होती, बट बेटे आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करके दिखाना पड़ेगा। 31/1 को बोनस शेयर, नॉमिनल वैल्यू तो बढ़ेगी ना बेटे, 500 शेयर थे 50,000 हो गए, लेकिन आपकी जेब से कुछ भी नहीं गया, तो इन्वेस्टमेंट के अकाउंट में कोई चेंज नहीं आया। क्लियर है? तूने शेयर, ये जो स्टैम्प वाला था ना 50 पैसे पर 100, तो वो 0.5% है। यहाँ तक समझ आया? बोनस वाला भी आ गया। बोनस शेयर कितने आए आपके पास? 500। पार वैल्यू कितनी है? 50,000 नॉमिनल पे लिख दिया। कितने रुपए दिए तुमने? कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं है। एंट्री थोड़ा ना डाल रहा हूँ, लेकिन मैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ये दिखा रहा हूँ कि हाँ मेरे पास इतने वैल्यू के शेयर्स तो है ना, 150 पार वैल्यू के। क्लियर है? आखिरी पॉइंट है, हमने क्या बेच दिए हैं? बोनस शेयर। बोनस शेयर की तो कॉस्ट 0 है, ऐसे नहीं होता। आप अब जब बेच रहे हो, या तो आपको फीफो लगाना होगा, या वेटेड एवरेज लगाना होगा, और फिर आपको प्रॉफिट या लॉस निकालना होगा। या मैं ये बोल दूं बोनस बेचे हैं जी, कॉस्ट है उसकी 0, जो भी बेचा सारा का सारा प्रॉफिट, ऐसे नहीं होता। आई एम सॉरी, रियल लाइफ में मेरे पास बहुत सारे शेयर होते हैं, मैं बेच रहा हूँ, कौन सा बेच रहा हूँ कोई पता थोड़ा ना लगता। सर पर ये बता रहे हैं, बट उससे कोई फर्क नहीं।
तो आप मुझे बता दीजिए, मेरे को पहले सेल प्राइस बता दीजिए, मैंने कितने शेयर बेचे, कितना आ गया 45,000, पर जो मैंने बेचे तो ब्रोकर बीच में आ गया, 45,000 का कितना ले गया 2%, 900। सो व्हाट इज द सेल प्राइस? आपको सेल प्राइस दिख रहा है? सेल प्राइस कितना है मेरा 44,000, बट आई हैव टू कंपेयर इट विद माई कॉस्ट। कॉस्ट मैं कैसे निकाल रहा हूँ? वेटेड एवरेज कॉस्ट। सर आप कैसे कह सकते हो वेटेड एवरेज? थोड़े से तुम डेवलप्ड हो इसलिए बता रहा हूँ। आपको ये अगला वाला दिख रहा है? अच्छा, पहले वर्किंग नोट नंबर 2 दिख रहा है, सेल प्रोसीड्स। वर्किंग नोट नंबर 2 क्लियर है, बट आई हैव टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज अ प्रॉफिट और अ लॉस। मैंने उसको बेचा, प्रॉफिट या लॉस है, तो उसके लिए मेरे को सेल्स में से कॉस्ट माइनस करनी है। और बेटे मैं कॉस्ट कैसे माइनस करूंगा? कहने से 1,23,000 मेरी टोटल कॉस्ट है, और टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने? 1,50,000। तो पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी, यही है ना? ठीक है, तो पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी, और अगर उसको मैं 50,000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये यही हो रहा ना, 1,23,000 डिवाइडेड बाय 1.5 लाख, तो ये पर शेयर की कॉस्ट आ गई। बट मुझे तो 50,000 शेयर की कॉस्ट चाहिए, तो 50,000 से मल्टीप्लाई कर दिए, 41,000 रुपया। सेल प्राइस कितने का था तुम्हारा? 44,000। प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट। और अगर प्रॉफिट है तो तुमने 44,100 से बाहर कर दिया। अरे भाई कोई चीज 41,000 की है, उसको 44,100 से बाहर कर दोगे तो डेबिट साइड पे प्रॉफिट तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। आपको प्रॉफिट एंड लॉस में 3100 दिख रहा है, बचा हुआ अपने आप कैरेट डाउन भी आ सकता है। और अगर आपको यहाँ पे भी वेटेड एवरेज लगाना है, 1,23,000 अगर 1.5 लाख की कॉस्ट शेयर, 1.5 लाख नॉमिनल वैल्यू की कितनी है? 1,23,000, तो 1 लाख की कितनी होगी? वेटेड एवरेज ही तो लगा रहा हूँ। चाहे आप सीधा बैलेंसिंग फिगर निकाल लो या इस तरीके से कर लो। बताइए समझ आया आपको क्वेश्चन क्या हो रहा है? सर एक बार और बताइए। हाँ जी, कौन सा वाला पॉइंट मैडम? क्लोजिंग या प्रॉफिट, कौन सा वाला? सर ये क्लोजिंग तो प्रॉफिट। आप मुझे बताइए, नॉमिनल वैल्यू 50,000 का बेच दिया तो कैरेट डाउन कितना आ गया आपका? टोटल नॉमिनल वैल्यू कितनी है? 1.5 लाख नहीं है? यस सर। हाँ, तो क्लोजिंग कितना आ जाएगा? 1 लाख नहीं आएगा? हाँ जी। तो मुझे बताइए बैलेंसिंग फिगर क्या आ रही है? एक मिनट में बताता हूँ, चेक से। मैडम 82,000 जो आ रहे हैं ना, वो मैं बना के दिखा देता हूँ। ये नीचे भी तो बना रखी है, रुको। वर्किंग नोट नंबर 4 देखो बच्चे, 1,23,000 कितने नॉमिनल वैल्यू की कॉस्ट है? 1.5 लाख की। तो बेटा 1 लाख की कितनी? 82 आ जाएगा ना। अच्छा इंपॉर्टेंट बात, हाँ जी क्लियर है, इंपॉर्टेंट बात। तो इसका मतलब तुम्हारी जो कॉस्ट है वो 82,000 है, लेकिन मार्केट वैल्यू कितनी चल रही है? 90। तो तुम बच गए। कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस, योर कॉस्ट इज लेस, तो चल रहा है। अगर इसको 70 कर दूंगा ना मैं, तो मैं 82 में नहीं दिखा सकता उसको। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? 82 की कॉस्ट है, मार्केट वैल्यू है 90 की, तो तुम अभी सही चल रहे हो, क्योंकि कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। लेकिन अगर ये 70,000 होता या 80,000 होता, तो मेरे को क्या दिखाना पड़ता? तो उसके लिए मुझे इन्वेस्टमेंट को राइट ऑफ करना पड़ता। व्हाट डू यू मीन बाय राइट ऑफ? एंट्री क्या होगी? पीएनएल टू इन्वेस्टमेंट। मेरे को वैल्यू गिरानी है भाई, मेरा एसेट कम हो रहा। पीएनएल टू इन्वेस्टमेंट बोले तो यहाँ पर आ जाता आपका बाय पीएनएल, 12,000 से आ जाता और 70,000 पे दिखा दो। समझ रहे हो? ये बात का ध्यान रखने वाली चीज। बताइए समझ आया बच्चे? वेरी 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 गुड। आप जो सोच रहे हो मैं समझ रहा हूँ उस बात को।
हाँ थक गए? मैं सोच रहा हूँ हाँ मतलब क्या करूँ, पॉइंट तो हो गया, कुछ होमवर्क दे देता हूँ क्योंकि इन्वेस्टमेंट टेस्ट में तो आ ही रहा है। मैं नया पॉइंट एक भी नहीं दे रहा, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 3 एकदम वैसी हो जाएगा, ठीक है। राइट इशू और वही वाले पॉइंट है इसमें भी। इलस्ट्रेशन 3 हो जाएगा बेटा। 4th भी एकदम बच्चों वाला है। वो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन में आएगा, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसमें आई थिंक एक्स्ट्रा भी पॉइंट और आ सकते हैं जो आपने उसमें बोनस भी होगा, राइट भी होगा, डिविडेंड भी होगा, तू बेच भी रहा होगा, सब चीज रहेंगे उस क्वेश्चन में, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 4 और ज्यादा बचा नहीं है, मतलब वो क्वेश्चन भी सिर्फ सामने सामने करने का बचा। हाँ इलस्ट्रेशन 3, इलस्ट्रेशन 4, सर इसमें बच्चों वाला सवाल बेटा। इलस्ट्रेशन 5 आपके सामने 3, 4, 5 बस 3, 4, 5। इसके अलावा आप करने को तो कर सकते हो पर मैं ही करवाऊंगा आपको। 1-2 क्वेश्चन कराने और चैप्टर ओवर है। कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं बचा हुआ, जैसे मैंने क्वेश्चन कराया वो मैं पूरा इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना के सॉल्व करा। ऐसा फिर कहोगे कि होमवर्क नहीं करते। ठीक है बच्चों, अब कितने बजे आओगे? 4:45 4:45 स्टार्ट करते हैं, कैपिटल गेन स्टार्ट करेंगे आज। हाँ 6, 6:30 देखेंगे, ठीक है। चलो ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच। 4:45 मिलते हैं। 4:45 आ जाओ।